हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2021 के लिए 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में जितने भी भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस सीरीज में यानी कि भारत के भूगोल से संबंधित लगभग हम लोग 155 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। आज हमारा यह पार्ट 1 है। टोटल 2 पार्ट में हम लोग भारत के भूगोल को कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 75 प्रश्नों को कवर करेंगे और बाकी के जो शेष प्रश्न रह जाएंगे उनको हम लोग पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो नई पुस्तक आई हुई है 2022 की, इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने हिस्ट्री को कवर कर लिया था, पॉलिटी को कवर कर लिया था, साइंस को कवर कर लिया था, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का हिस्ट्री, इन सबको हमने कवर किया हुआ है। सभी का लिंक आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि भारत विस्तृत है। देखिए फ्रेंड्स, आपको कोशिश करना है 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए, यहाँ पर हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार बात करेंगे। देखिए, भारत का जो क्षेत्रफल है यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसको आपको ध्यान रखना है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5%, ध्यान रखेंगे 17.5% जो है जनसंख्या निवास करती है। तो देखिए, ऑप्शन में 17.5 नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। तो आपको ध्यान होगा कि भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इसको कहा जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद के समीप नैनी से होकर के गुजरती है। भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जो है ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट यानी कि आप कह सकते हैं कि 5.5 घंटा आगे है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। देखिए, हुंड्रू जलप्रपात स्थित निर्मित है। तो ये जो निर्मित है यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और फ्रेंड्स, इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो 320 फीट इसकी ऊंचाई है। 320 फीट लिखा हुआ है, फिर से मैं लिख देता हूँ 320 फीट। मीटर में अगर हम बात करते हैं तो मीटर में 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत की सर्वोच्च चोटी, तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा, इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, K2। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। हालांकि ये विवादित है। अगर हम कंचनजंगा की भी बात करते हैं तो कंचनजंगा पर भी जो है नेपाल अपना दावा करता है। क्लियर? और गॉडविन ऑस्टिन पर तो पाकिस्तान दावा करता है। तो ये दोनों जो है विवादित है, लेकिन हाँ, हमारा हिस्सा है, ये ध्यान रखना है। और सबसे ऊंची जो हमारी चोटी है यह गॉडविन ऑस्टिन ही है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिम रेखा जो होती है यहाँ 4300 से लेकर के 6000 मीटर पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हिम रेखा। अंग्रेजी में इसको स्नो लाइन कहा जाता है। क्लियर? देखिए, पहाड़ों की ऊंचाई की वह सीमा
जो सब हमेशा जो है सबसे ऊपर जो होती है वह बर्फ से जो है ढकी रहती है, उसी को हिम रेखा स्नो लाइन कहा जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो यह है शिवालिक। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक के दक्षिणी भाग पर स्थित है। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है यह हुआ है सेनोजोइक में। ठीक है, शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण जो है आज से लगभग 5 से लेकर के 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व जो है सेनोजोइक युग में हुआ है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेनोजोइक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के आंतरिक प्रायद्वीपीय प्रदेश निर्मित हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये है सेनोजोइक महाकल्प में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेनोजोइक महाकल्प में। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार है। तो छोटा नागपुर पठार जो है, छोटा नागपुर पठार यह एक अग्रगंभीर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है, ध्यान रखना है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1100 मीटर है। इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 1100 मीटर है। इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः इस प्रकार से देखा जाए तो यह एक अग्रगंभीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए और यहाँ से राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए राइट आंसर इसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि करेक्ट जो है ये पहला है, दूसरा है और तीसरा है। चौथे के बारे में यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, और यूरेशियन प्लेट यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट जो है इसका विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, एक सही है, दो सही है और तीन सही है, चौथा जो है यह गलत दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो देखिए इसमें से अगर हम मेघालय पठार की अंश की बात करते हैं तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार की भाग है। भुवन पहाड़ियाँ जो हैं, ध्यान देंगे, भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का, किसका, मिजो हिल्स का यह हिस्सा है भुवन पठारिया, मिजो हिल्स का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत की तट रेखा। यहाँ आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम भारत की तटरेखा की बात करते हैं तो भारत की संपूर्ण तटरेखा अर्थात द्वीपों के साथ, ठीक है, जो द्वीप हैं हमारे, आइलैंड हैं, इनके साथ मिला करके कितना है, तो 7516, यहाँ मैं लिख देता हूँ 7516.6 किलोमीटर है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसमें से देखिए भारत की तटरेखा पूछा गया है। क्लियर, तो विकल्प में नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उसके बाद अगर इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि से लगे हुए तट की कुल लंबाई, तो भारत की मुख्य भूमि से लगे हुए तट की कुल लंबाई जो है यह 5422.6 किलोमीटर है। क्लियर, 5422.6 किलोमीटर है। वहीं मुख्य भूमि से दूर यानी कि द्वीपीय प्रदेशों की जो तट की कुल लंबाई है ये आपका 2094 किलोमीटर है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ आपको भारत की संपूर्ण तटरेखा की लंबाई पूछी गई है, तो ये होगा 7516.6 किलोमीटर, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर इसका हो जाएगा। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं, तो फ्रेंड्स ये कहलाते हैं सह्याद्री। सह्याद्री के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी औसत ऊंचाई जो है लगभग 1200 मीटर है। ठीक है, सह्याद्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। तो अगर इसमें से अगर हम देखें तो इसमें से सर्वाधिक ऊंचाई पर जो अवस्थित है वो है नाथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नाथुला दर्रा जो है इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो 4404 मीटर है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो सबसे ऊंचाई पर जो अवस्थित दर्रा है वो हो जाएगा आपका नाथुला। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत का सर्वाधिक जो है ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, इस तरह से प्रश्न में, तो अगर हम इसके हिसाब से अगर बात करते हैं प्रश्न के हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें से सर्वाधिक ऊंचाई पर ये नाथुला हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है आपका,
सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो भारत का दर्रा है वह है यांगजी दीवान, यहाँ मैं लिख देता हूं यांगजी दीवान, ये हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो अभी इसका जो आंसर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा, ये ऑप्शन नंबर ई दिया गया है। यहाँ अगर निम्न लग जाता है ना, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर है, तो ये नाथुला हो जाता है, लेकिन सर्वाधिक ऊंचाई पर अभी मैंने आपको बताया कि यांगजी दीवान दर्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो लक्षद्वीप टापू जो है यह दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परवाल उत्पत्ति का है। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल तट से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का एक समूह है। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, देखिए लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप परवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमीन द्वीपी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, अमीन द्वीपी कहा जाता है। किसको? तो लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीपी कहा जाता है और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनिकॉय कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो अभी मैंने बताया आपको 36। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह जो है यह महाराष्ट्र का अंग है। यह जो है विदर्भ महाराष्ट्र राज्य के उत्तरी पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश। 2019 का जो वन स्थिति रिपोर्ट है इसके हिसाब से अगर बात करें तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, तो इसमें से देखिए मध्य प्रदेश नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसमें से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट से मिलता है, यह नीलगिरी पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप की पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु पर स्थित है। क्लियर। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है डोडा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी हैं, तो कन्याकुमारी से जो सटी पहाड़ियां हैं यह है इलायची की पहाड़ियां, कार्डेमम हिल्स। क्लियर, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट पर्वत जो है हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य। तो क्षेत्रफल के क्रम में राजस्थान, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य। ठीक है, 12वां राज्य कौन सा है? तो यहाँ आप ध्यान देंगे, देखिए बिहार जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य। क्लियर। देखिए तेलंगाना के गठन के बाद जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया था, परंतु जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात जो है बिहार का स्थान जो है पुनः क्षेत्रफल में 12वां हो गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये 12वां ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का स्थान है जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है, यानी कि कहाँ पाई जाती है द्रविडियन प्रजाति? तो देखिए मुख्य रूप से यह भारत के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिणी भारत। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो देखिए जनजातीय समुदाय की पहचान की अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो राइट आंसर यहाँ हरियाणा हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हरियाणा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भील जाति पाई जाती है। तो भील जाति जो है यह भारत की गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
कर्नाटक, राजस्थान, इन सभी प्रांतों में अधिवासित हैं, यहाँ ये पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है महाराष्ट्र। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। भील गुजरात करेक्ट है, गद्दी हिमाचल प्रदेश करेक्ट है, कोटा तमिलनाडु करेक्ट है, टोडा केरल गलत है। टोडा जो है ये पाया जाता है तमिलनाडु में। तो राइट आंसर पूछा गया कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर के गंगा नदी बनाती है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका देवप्रयाग हो जाएगा। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है और इसी संगम स्थल के बाद से गंगा जो नदी है गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देवप्रयाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए भारत में यारलुंग जंगबो जिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? तिब्बत में सांगपो। और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। यह भी आप ध्यान रखिएगा। तेल नदी जो है निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तो तेल नदी जो है यह महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। महानदी की यह जो तेल नदी है यह मात्र 8 किलोमीटर तक बहती है। यह उड़ीसा की एक प्रमुख नदी है। तो महानदी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियां गिरती हैं। तो ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरी कोयल और बराकर। देखिए उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिनी तट पर मिलती है और सोन नदी दक्षिण भाग से गंगा नदी में मिलने वाली जो है दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो पटना के पास गंगा में मिलती है। वहीं अगर हम बराकर की बात करते हैं तो बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है जो झारखंड के कोडरमा पहाड़ से निकल करके हजारीबाग से होते हुए दामोदर नदी में मिलती है। दामोदर नदी हुगली से जाकर के मिलती है। इस प्रकार से देखा जाए तो बराकर और उत्तरी कोयल गंगा घाटी की उपनदियां हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो ये उत्तर काशी जो है यह भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। सबसे सूखा स्थान यानी कि लेह जो है भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थान है लेह, ऑप्शन नंबर सी। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण जो है वो क्या है, तो उनकी ऊंचाइयों में भिन्नता। अमृतसर की समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करें तो 175 से 200 मीटर है, जबकि अगर हम बात करते हैं शिमला की तो शिमला जो है यह 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। क्लियर है। क्षोभ मंडल में आपको पता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आता है, तो यही कारण है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए माफ करेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। देखिए भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो सबसे अधिक वर्षा जो प्राप्त होती है भारत की वह होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि लोम मिट्टी यानी कि दोमटी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। तो देखिए ये जो दोमटी मिट्टी है, दोमट मिट्टी, लोम मिट्टी, इसमें जो है 40% बालू के कण, क्लियर है, 40% क्ले होता है, मृतिका होता है और 20% गाद के कण पाए जाते हैं। तो बालू भी है, उसके बाद चिकना कण हो जाएगा और 500 कण, तो सभी प्रकार के कण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। तो किस मिट्टी में मिलेगा, तो जिस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होगी वह पानी को ज़्यादा समय तक बना करके रखेगा और उसी मिट्टी में जो है पौधों को सबसे ज़्यादा पानी मिलेगी। तो चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, इसीलिए पौधों को सबसे अधिक पानी जो है इसी मिट्टी में मिलता है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत लोग कहेंगे लोम मिट्टी, लोम मिट्टी का आंसर जो आप देख रहे हैं वो गलत दिया गया है। राइट आंसर इसका चिकनी मिट्टी होगा। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है
किसमें? त्रिवेणी नहर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए त्रिवेणी नहर से जो है बिहार के क्षेत्र की सिंचाई होती है और यह त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए और यहाँ से आपको आंसर चुन करके बताना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों के बीच, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है सिंचाई, ये भी करेक्ट दिया गया है। उसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण, ये भी करेक्ट है। और चौथा भी जो है ये भी करेक्ट है, तो सभी चारों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो कुशल सिंचाई भी है, गुणयुक्त बीज भी है, कीटनाशकों का प्रयोग भी है और उर्वरकों का प्रयोग भी है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो ध्यान देंगे आपको। देखिए 28 जुलाई 2000 को, 28 जुलाई यहाँ मैं लिख देता हूँ सन 2000, ठीक है, 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की और इस नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। और ये इंद्रधनुषीय क्रांति जो है इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र में संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया है, जैसे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहली क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति तथा खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति, इन सभी को शामिल किया गया है। तो राइट आंसर उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काली क्रांति संबंधित है तो कच्चा तेल उत्पादन से। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, तो अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर पंजाब है। ये मैं आपका जो है 19-20 का आंकड़ा बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होती है, तो अभी हमने देखा कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। सबसे ज़्यादा पैदा तो उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। तो ये एक जो है यहाँ पर पेयर दिया गया है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है चीनी का कटोरा। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो फ्रेंड्स देखिए पहले ये राज्य हुआ करता था, अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी नहीं है, तो ज्वार जो है यह नकदी फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार जो है लौह अयस्क का भंडार जो है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों को मिला करके उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है। क्या? तो ये जो है लौह अयस्क भंडार। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है। सबसे पहले जानिए कि ये जो बैलाडीला खान है ये कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। क्लियर? और यहाँ जो है हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट जो होता है यह उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेमेटाइट। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, झारखंड में कोयला की खान स्थित है, तो झारखंड में कोयला की जो खान है यह है झरिया में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम जमशेदपुर की बात करते हैं तो जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद रांची में भारी मशीनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है और लोहरदगा में जो है बॉक्साइट उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है, लोहरदगा। राइट आंसर झरिया हो जाएगा। देखिए झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो अभी हमने देखा कोयला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोयला। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें और यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा सही दिया गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो पहला भी हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा और चौथा भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है। सबसे पुराना तेल भंडार जो है यह दिग्बोई असम में है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ध्यान रखेंगे ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था,
तो सबसे पहला जो है भारत में तेल और ऊर्जा का संकट जो है यह इसलिए हुआ था कि जो ओपेक कंट्री हैं, ओपेक, ठीक है, तेल निर्यातक कंट्री, इन्होंने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। और इसी कारण से जो है भारत में सर्वप्रथम ऊर्जा का संकट 1973 में जो है पैदा हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1970 से 80 के दौरान। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी। सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत की बात करें तो ऊर्जा की खपत में भारत चौथे स्थान पर है दुनिया में। क्लियर, इस बात को ध्यान रखना है। 1994 पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर इसका 243 किलोग्राम तेल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्न पिछली बार 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। सबसे ज्यादा भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक जो राज्य है, यह राज्य है आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर राजस्थान है, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। भारत में राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय ऋणता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें, ठीक है। और राइट आंसर यहाँ से आपको चुन करके बताना है। चारों के चारों कथन पढ़िए और चारों के चारों जो हैं सही दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो करेक्ट आंसर इसका सभी हो जाएगा। तो देखिए 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक समीप है। तो टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, यह भारत की एक इस्पात कंपनी है। इसकी स्थापना 1907 में की गई थी, 1907 यानी कि 1907 में की गई थी। क्लियर। और देखिए फ्रेंड्स, यह जो है कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे यह जमशेदपुर में है। तो राइट आंसर इसका देखिए जमशेदपुर टाटानगर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार में जो डालमिया नगर है किस लिए प्रसिद्ध है, तो बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट। इसके अतिरिक्त यहाँ पर चीनी, कागज और केमिकल का भी उद्योग स्थापित है। देखिए निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है। तांबा उद्योग जो स्थापित है यह खेतड़ी में है। खेतड़ी जो है राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यह तांबा उत्पादन के लिए, तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा खनन के लिए, अभी हमने पढ़ा है। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी और इसके माध्यम से देश के 4 जो महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको जो है सड़क मार्ग से जोड़ना था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो 40% सड़क परिवहन जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो अटल टनल जो है यह हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। इसकी कुल लंबाई याद रखना है 9.02 किलोमीटर है। और देखिए फ्रेंड्स 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो राइट आंसर पूर्वी पीर पंजाल, देख सकते हैं ये 66वीं बीपीएससी पिछले वर्ष यह प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देखिए कि निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है। तो सबसे ज़्यादा दूरी करती है या दूरी कौन सी ट्रेन राजधानी ट्रेन करती है, तो यह तिरुवनंतपुरम राजधानी ट्रेन, जिसका नंबर है 12431। यहाँ पर देख सकते हैं यह हजरत निजामुद्दीन से तिरुवनंतपुरम जाती है और यह सबसे लंबी दूरी तय करने वाली राजधानी ट्रेन है। सबसे कम पूछा जाए तो जम्मू राजधानी एक्सप्रेस है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था। तो फ्रेंड्स ये 1986 में किया था। स्पीड पोस्ट अंग्रेजी में कहा जाता है द्रुत डाक सेवा को, स्पीड पोस्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था। तो देखिए कोई भी विकल्प यहाँ सही नहीं दिया गया है। भारत में वर्ष 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राम सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई थी। 1881 में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कोलकाता, बम्बे, मद्रास और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए थे। उसके बाद 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई थी। तो देखिए 1882 ऑप्शन में नहीं है, तो कोई नहीं, इसका ऑप्शन में राइट आंसर ई हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाट अंचल यानी कि पैट रीजन जो है यह अवस्थित है। तो पैट रीजन छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। यहाँ ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग जो है झारखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देखिए, झुमरी तरैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो झुमरी तरैया जो है यह झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। तो अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? तो देखिए, अवरोही क्रम की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, फिर आपका आंध्र प्रदेश और फिर बिहार हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ध्यान देंगे, ये प्रश्न 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुजरात का जो कच्छ है यह सबसे बड़ा जो है जिला है। क्लियर? ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ध्यान देंगे कि इस बार जो है ये बीपीएससी ने क्वेश्चन का जो आंसर माना था ये लेह को माना था, लेकिन अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो उसके अनुसार कच्छ जो है यह सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि असम कुल मिलाकर के कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो असम एक भी केंद्र शासित प्रदेश से नहीं घिरा हुआ है, इस बात को ध्यान रखना है। असम की सीमा 2 देशों के साथ सटती है, ये देश हैं भूटान और बांग्लादेश। राज्य की बात करें तो 7 राज्य, ये कौन कौन से हैं जो असम से लगते हैं? तो ये 7 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। देखिए फ्रेंड्स, ये आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का हमारा। इसके बाद हम लोग 77 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पार्ट 2 में। देखिए, गद्दी लोक निवास करती है, तो ये जो कहाँ निवास करती है ये गद्दी जनजाति, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।